ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडी अधिकारियों ने अवैध निर्माणों पर चलाया महावली। दयालबाग क्षेत्र में बनी बिल्डिंग्स पर हुई कार्रवाई, पक्षपात के लगे आरोप। सपा नेता पर लगे छेड़खानी के आरोपों पर पार्टी का रुख बेहद स्पष्ट, पुलिस करे निष्पक्षता से काम। शहर अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुदयाल कठेरिया को दिया पार्टी ने सम्मान। दलित समाज की राष्ट्रीय इकाई में मिली सदस्यता, समाज ने जताया आभार। और तेज अंधड़ के बाद बारिश की बूंदों में नहाया आगरा। और अब खबरें विस्तार से। थाना एतमाददौला के शाहदरा में एक्टिवा सवार दो युवतियों द्वारा सपा नेता और उत्तरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पर छेड़खानी के आरोपों के बाद अब संगठन भी इस मामले में उनसे अलग नजर आ रहा है। शहर अध्यक्ष ने इस मामले पर पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए कहा कि किसी को भी किसी महिला से अभद्रता करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं। अगर ऐसा हुआ है तो पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ है और पुलिस को अपना काम पूरी निष्पक्षता से करना चाहिए। समाजवादी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुनवाई के लिए वुमेन हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने महिला के साथ अभद्रता की है तो समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। और मैं ये चाहता हूँ, अगर किसी के साथ कोई अभद्रता हुई है तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे। पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच करेगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो महिला के साथ अभद्रता करता है, समाजवादी पार्टी उसका बिल्कुल साथ नहीं देगी। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा क्या चला। एडी अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारियों को भी डूब क्षेत्र में बने निर्माण अवैध नजर आने लगे। खुद को फंसता देख एडी अधिकारी दयालबाग के डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों को धराशायी करने पहुंचे, लेकिन यहां भी विभाग की मेहरबानी अपनों पर देखने को मिली। जहां बड़े बिल्डर्स के निर्माणों को छुआ तक नहीं गया तो वहीं छोटे निर्माणों पर एडीए का महावली जमकर बरसा। विरोध ना हो पाए इसके लिए कई थानों का फोर्स भी मौके पर मौजूद रहा। आगरा शहर में यमुना की तलहटी को निर्माणों से पाटने वाले बिल्डर्स पर आगरा विकास प्राधिकरण कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। 2013 में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों पर जब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो अधिकारियों ने आनन फानन में सभी को नोटिस भेजकर इतिश्री कर ली। लेकिन अब जब एनजीटी के मामले को गंभीरता से लिया तो खुद को मामले में फंसता देख एडी अधिकारी दयालबाग क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को धराशायी करने पूरे दल बल के साथ पहुंचे। कई थानों का फोर्स और एक कंपनी पीएससी के साथ सबसे पहले राष्ट्रीय स्ट्रेट पर धावा बोला गया, लेकिन वहां कार्रवाई से बचते ही नजर आए। इतना ही नहीं, साथ में बने ओम फार्म हाउस को उन्होंने छुआ तक नहीं, जबकि फार्म हाउस के साथ में बनी बिल्डिंग पर मटेरियल का काम करने वाले दुकानदार पर एडीए का महाबली जमकर बरसा, जो कि यमुना से दूरी पर बना हुआ था, जबकि अन्य निर्माण यमुना की तलहटी से सटे थे। पीड़ित दुकानदार एडी अधिकारियों को बिना जानकारी दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाता रहा। उसका कहना था कि मेरे निर्माण को भी तोड़ दो, लेकिन जो बड़े बड़े निर्माण हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। इतना ही नहीं, पीड़ित ने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली तो पीड़ित के भाई ने खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद पीड़ित और एडी अधिकारी उसे बाहर निकालने के प्रयास करते रहे, लेकिन वो नहीं निकला। जिसके बाद जेसीबी की मदद से शटर तोड़कर उसे बाहर निकाला गया और पुलिस ने दोनों भाइयों के साथ एक कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब एडीएफ की टीम राधा बल्लभ कॉलेज के खेल मैदान पर पहुंची तो वहां भी किसी तरह के नोटिस से इनकार किया जाता रहा, लेकिन अधिकारी खुद को साफ सुथरा बताते हुए नोटिस भेजने की बात कहते रहे। पीड़ित का कहना था कि जो यमुना का किनारे बने हुए हैं उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि यमुना से दूर बने निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। मैं अखबार में 2-3 दिन से देख रहा हूँ, जब ऊपर से कोई काम होता है तब ये लोग जागते हैं। मैं कहता हूँ कि नगर पालिका से लेकर के मैं आज 75 साल की उम्र है। जमुना पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर थी, 1.5 किलोमीटर आज यहाँ आ गई है। सब लोगों के खेत हैं, ठीक है। जमुना जहाँ आ गई है वहाँ की मतलब उनको भी तो देखा जाए कि भाई उनके जमीन उधर रह गई, इधर हैं, तो कम से कम कोई चीज देकर पहले से क्यों नहीं करती।
ये हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और भी सब खेलते हैं यहाँ। इसकी 143 भी है। कोई दिक्कत, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया अब तक, तो कोई दिक्कत थी नोटिस भेजते और फिर ये सब अवैध कॉलोनियाँ सब है, इनको तोड़ो। यहाँ तो कुछ बनाई नहीं, ना बना है ना भविष्य बनाना। मुझे अमर विहार के बाद एडी अधिकारियों का काफिला सीधे पोया घाट के पास बने कई फार्म हाउसेस पर पहुंचा, जहां अधिकारियों ने फार्म हाउस के पीछे बनी दीवार को धराशायी कर दिया। एडीए के मुख्य अभियंता का कहना था कि यह अभियान अभी कई दिन और चलेगा और छूटे हुए निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार विभाग पर लग रहे सवाल पर वो बोले कि इस कार्रवाई में उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्हें चिन्हित किया गया था और नोटिस भेजकर कार्रवाई से अवगत भी करा दिया गया था। अवैध निर्माण यमुना की तलहटी में बने हुए हैं, उनको तोड़ने के सामने देखिए कितने स्थानों पर ये कार्रवाई हुई है? अभी तक 3 स्थानों पे हो चुकी है और अभी और पे होगी। एडी अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कार्रवाई के बाद विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विभाग ने अपने साथ कई थानों का फोर्स भी लिया। इतना ही नहीं, एक कंपनी पीएसी के साथ साथ खुद सीओ छत्ता बीएस त्यागी भी पुलिस टीम का नेतृत्व करते नजर आए। इसके बाद एसडीएम खेरागढ़ डीबी गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान एडी ने कुल 5 अवैध निर्माणों को धराशायी किया, जबकि अन्य को अगले चरण में ध्वस्त करने की बात कही। यमुना के डूब क्षेत्र में 1 या 2 दिन में होने वाले निर्माण ये नहीं है, बल्कि ये निर्माण बरसों से हो रहे हैं, जिन पर एडी के अधिकारियों की मेहरबानी और दुलार साफ नजर आता है। इतना ही नहीं, कई निर्माण तो ऐसे हैं जो बिल्कुल यमुना की तलहटी पर बने हैं, लेकिन विभाग अभी भी आंखें मूंदे दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर जांच हुई तो कई बड़े अधिकारियों की गर्दन इस मामले में फंस सकती है। एडीए, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और नगर निगम की मेहरबानी और दुलार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सभी विभागों ने बड़े बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए मानकों और कायदे कानूनों को भी ताक पर रख दिया। किसी ने डूब क्षेत्र में पहले एनओसी जारी कर दी तो किसी ने बिना जांच पड़ताल किए ही नक्शा पास कर दिया। इतना ही नहीं, अन्य विभागों ने भी आंख मूंद कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बरसों पहले हो चुके निर्माण पहले भी विवादों में रहे और आज भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई तो कई बड़े अधिकारियों की गर्दन इस मामले में फंस सकती है। डूब क्षेत्र में हो चुके निर्माण और निर्माणाधीन मामलों में जब एडीए के मुख्य अभियंता से बात की गई तो वो भी खुद को इस मामले से अलग करते नजर आए। उनका कहना था कि मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि बुधवार को मंडलायुक्त की यहाँ होने वाली बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है। जो अवैध निर्माण यमुना की तलहटी में बने हुए हैं, उनको तोड़ने के सामने देखिए कितने स्थानों पर ये कार्रवाई हुई है? अभी तक 3 स्थानों पे हो चुकी है और अभी और पे होगी। गौरतलब है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद से अधिकारी सख्ते में आ गए हैं और उन्हें भी फंसने का डर सताने लगा है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और कितने दोषियों पर गाज गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। दयालबाग के डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों पर सत्ता की हनक साफ देखने को मिली। कोई प्रदेश की सत्ता से जुड़ा था तो कोई केंद्र की सत्ता से, जिसके बाद अवैध निर्माणों को तोड़ने पहुंचे अधिकारियों के पास फोन आने का सिलसिला चलता रहा और अधिकारी आगे बढ़ते चलते रहे। सत्ता की हनक से सभी भली भांति परिचित हैं कि आखिर सत्ता की हनक क्या होती है। ऐसा ही उस वक्त देखने को मिला जब एडीए अधिकारी डूब क्षेत्र में बने कई अवैध निर्माणों को धराशायी करने पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सत्ता से जुड़े कई बड़े लोगों के फोन आना भी शुरू हो गए। आखिर मामला प्रदेश और केंद्र की सत्ता से जुड़े लोगों का जो था। सत्ता की हनक आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई निर्माणों पर पहुंचने के बाद भी अधिकारी इन निर्माणों को छू तक नहीं सके और उन्हें वहां से बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अधिकारी कुछ कागजों की कमी की बात कहते रहे और अगले चरण में इन्हें तोड़े जाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, डूब क्षेत्र में बने कई बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जो ज्यादातर पूरे हो चुके हैं तो कई निर्माणाधीन, जहां अधिकारियों ने जाना तक ठीक नहीं समझा। फिर चाहे बात पुष्पांजलि सीजन की हो या कांग्रेस नेता की विभा वाटिका की या फिर राष्ट्रीय स्टेट हो या गणपति अपार्टमेंट, अधिकारियों का डंडा राजनीति की चादर में लिपटा नजर आया जो देखकर ही हमला कर रहा था। ऐसे में विभाग की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अधिकारी अगले चरण में कार्रवाई की बात कहते हैं। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक हो पाती है।
ब्रेक के बाद अगली खबर। कठेरिया समाज ने जताया भारतीय जनता पार्टी में भरोसा, जिसने पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुदयाल कठेरिया के नेतृत्व में भाजपा की रीति नीति में आस्था दिखाई। मौका था समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें भाजपा अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का खुलकर समर्थन करने की बात कही। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया एक बार फिर अपने पुराने रंग में नजर आए, जिनके नेतृत्व में आयोजित कठेरिया समाज के सम्मेलन में बिरादरी के लोगों ने भाजपा की करनी और कथनी की खूब बढ़ाई की। संगठन के स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में माथुर वैश्य सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम और संगठन मंत्री अतुल भाई बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष दुष्यंत कठेरिया समाज के लोगों का आह्वान करते दिखे और पार्टी के नेताओं की ओर से हमेशा मान सम्मान और विकास के ले जाने की बात कही। ग्रहण बिल जो एक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वरदान साबित होने वाला है, जिसके द्वारा हम देखते हैं सब हिंदुस्तान के शहरों के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग पलायन कर शहरों में आता है। ये भूमि अधिग्रहण बिल द्वारा जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसलिए अपने प्रधानमंत्री जी पूरे देशों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं। सारा अनुसूचित वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़ा, जिसको उसके गांव में ही रोजगार मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, संसाधन मिलेंगे, ये हम जनता को बचाने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजनाएं चलाई हैं। समृद्धि सुकन्या योजना है, बीमा योजना है। आज देश के समस्त नागरिक, नो शेड्यूल कास्ट, कोई भी व्यक्ति खाली 12 रुपए में अपना 2 लाख का बीमा करा सकता है। गौरतलब है कि वरिष्ठ नेता प्रभुदयाल कठेरिया भाजपा की टिकट पर 3 बार सांसद रहे हैं और अपने समाज में भी उनका खासा दखल है। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, वो एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। उसी विषय में आ रहा हूं। जनता सब कुछ जानती है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। एक बार धोखा दे सकते हो, बार धोखा नहीं दे सकते। और इसका नतीजा आपने देखा, एक बार वो तो सत्ता की नशे में साथ चीजें चली, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं सब आगे बीजेपी जीत के जाती, वो भी जो जीते वो भी बेईमानी के साथ जीते। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में संगठन मंत्री अतुल भाई भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए वहां मौजूद लोगों को प्रेरित किया। जबकि स्थानीय नेताओं में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक राणा, जिला महासचिव प्रदीप भाटी के अलावा श्याम भदौरिया और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन थे, जिन्होंने कठेरिया समाज के लोगों से सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 25 तारीख को दीनदयाल धाम में होने जा रहे पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया को भाजपा के दलित संगठन की राष्ट्रीय इकाई में मिली जगह। आगरा में संपन्न हुए कार्यक्रम में जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य घोषित किया गया। ये घोषणा करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने समाज में उनकी पैठ को देखकर उनकी पीठ थपथपाई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर शाबाशी दी। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कठेरिया सम्मेलन आयोजित करने वाले भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया की मेहनत रंग लाई, जिनके बुलावे पर आए बिरादरी के लोगों से माथुर वैश्य सभा भवन खचाखच भर गया। ये कार्यक्रम कठेरिया समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें अपने समाज को भाजपा से जोड़कर वरिष्ठ नेता ने पार्टी के लोगों का भरोसा जीत लिया और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने का मौका आया, उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि वो कुछ घोषणा दिल्ली बुलाकर करना चाहते थे, लेकिन कठेरिया समाज के लोगों के उत्साह ने उन्हें वो घोषणा यहीं करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए पूर्व सांसद कठेरिया को भाजपा के अनुसूचित मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन का 1 वर्ष पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का साल एक काम अनेक, इस भावना को लेकर सब समाज में जाने का जो संकल्प लिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, जो उन्होंने नारा दिया था, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अपने प्रभुदयाल कठेरिया जी ने बहुत बड़ा ये आयोजन किया है। मैं यहाँ पर इनका धन्यवाद देने भी आया हूँ और घोषणा करने आया हूँ कि ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी होंगे
और सब समाज को हम साथ में लेकर चलेंगे। अभी बाकी घोषणाएं हम अभी करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में कठेरिया समाज की पकड़ काफी मजबूत होती जा रही है। समाज के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी जेपी सिंह के मुताबिक भाजपा ने उनके समाज को काफी सम्मान दिया है, जिसने एक ओर तो प्रभुदयाल कठेरिया को 3 बार सांसद बनाने के बाद अब राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को 2 बार सांसद और फिर केंद्र में राज्य मंत्री बनाया, जिससे समाज के लोगों में भारी खुशी नजर आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
बहुजन समाज पार्टी में इन दिनों टिकट के लिए दावेदारी का दौर चल रहा है, जिसमें नीले खेमे के अलावा कई बाहरी लोग भी भाग्य आजमाने को तैयार हैं। यही वजह है कि संगठन के लोग बड़ी गंभीरता से काम ले रहे हैं। पिछली विधानसभा में मिली करारी हार जिनके जहन में आज ताजा है, इसलिए दूध के जले नीले खेमे के लोग इस बार छाछ भी फूंक फूंक कर पीने के मूड में नजर आ रहे हैं। यूं तो यूपी विधानसभा चुनावों में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से अपनी गोटें बिछाने में मशगूल हैं। हाथी वाले दल में कुछ ऐसी ही बयार चल रही है, जिसे जनपद की 9 विधानसभाओं के लिए उपयुक्त दावेदारों की तलाश है। हालांकि अपनी विनिंग सीटों पर तो उसने सिटिंग एमएलएस को पहले से ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, मगर बाकी 3 विधानसभाओं पर रस्साकसी का दौर जारी है। अंदर खाने की माने तो स्थानीय आला नेताओं के पास नित नए नाम पहुंच रहे हैं, जो नीले खेमे के सिपाही के रूप में चुनावी जंग में किस्मत आजमाना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनमें कई दीगर दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लेकिन बाहरी लोगों की बात छोड़ भी दें तो इस बार पार्टी के अंदर भी दावेदारों की कमी नहीं। बाह, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और फतेहाबाद विधानसभाओं में उसे अपने उम्मीदवारों का चयन करना है। फतेहाबाद इसलिए क्योंकि पार्टी के जीते हुए विधायक छोटेलाल वर्मा ने हाथी छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। इसमें प्रत्येक सीट पर संगठन के पुराने नेताओं में से कई लोग बहन जी का आशीर्वाद चाहते हैं, पर उनका सपना पूरा होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बजट पर निर्भर करेगा। बजट से मतलब टिकट के अलावा चुनाव लड़ने और जीतने का दमखम रखने का मादा भी काबिलियत में शामिल होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ पार्टी के स्थानीय नेताओं को संतुष्ट करने का हुनर भी जिसे आता होगा, इस लड़ाई में असली बाजी वही मारेगा। ताजमहल, जिसकी सुरक्षा को लेकर देश और प्रदेश सरकार हर वक्त चिंता से ग्रस्त रहती है, और इस बेशकीमती इमारत की सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। लेकिन वाकई में जिन सुरक्षा एजेंसियों पर इस ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या वो इसकी सुरक्षा को लेकर सजग हैं? इस बात का अंदाजा तो इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद ही लगा सकते हैं। ताजमहल देश की बेहद खूबसूरत इमारत और बेशकीमती धरोहर। इस इमारत के आसपास का इलाका इतना संवेदनशील माना जाता है कि इसकी सुरक्षा को लेकर हर वक्त प्रशासन कोई न कोई कदम उठाता ही रहता है। इसकी सुरक्षा के लिए न जाने कितने ही विभाग इस इमारत के भीतर और बाहर मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। अगर ताजमहल की भीतरी परिसर की बात करें तो इसमें सीआईएसएफ के जवान ताजमहल की सुरक्षा में तैनात हैं और बाहर ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस। इतना ही नहीं, एलआईओ विभाग के कर्मचारी, क्यूआरटी फोर्स और न जाने कितने ही। यह है नजारा ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार का, जहां एक गाय का बच्चा इन सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर बड़ी ही आसानी से ताजमहल के अंदर चला गया। अब ये गाय का बच्चा भी क्या करे? आखिर इसके पास टिकट खरीदने के पैसे जो नहीं थे, तो सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल ही झोंक कर अंदर चला गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी इसे अंदर से पकड़ लिया है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह हो जाती है कि आखिर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये गाय का बच्चा अंदर कैसे घुस गया? यदि ये बेजुबान जानवर इन सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक सकता है, तो किसी शातिर अपराधी या असामाजिक तत्व के लिए इन सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंकना एक मामूली सी बात होगी। आज बहुत छोटी दिखने वाली ये घटना कल किसी रोज एक बड़ा रूप भी ले सकती है। हो सकता है कोई असामाजिक तत्व अपने गलत इरादों को ताजमहल परिसर में पूरा करे, जिससे न जाने कितने ही लोगों की जान को खतरा उत्पन्न हो जाए। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विभाग अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। आखिर विभाग की मंशा क्या है, इसका पता लगा पाना तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। बीते दिनों एसीएम चतुर्थ के आदेशों के बाद ऊंट गाड़ी को ताज परिसर से बंद करवा दिया गया था, तो वहीं कुछ दिन बीतने के बाद एक बार फिर ऊंट गाड़ी को ताज परिसर में शुरू करवा दिया है। ताज परिसर में एक बार फिर से शाही मुगलिया सवारियों को शुरू करवा दिया गया है, यानी अब आप एक बार फिर ताज परिसर में ऊंटगाड़ी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। बीते दिनों एसीएम चतुर्थ ने ऊंटगाड़ी को ये कहकर बंद करवा दिया था कि इनसे ताज परिसर में गंदगी होती है। इसके बाद ऊंटगाड़ी चालक बेहद परेशान थे, तो वहीं अब एसीएम चतुर्थ ने एक बार फिर ताजमहल परिसर में ऊंटगाड़ी चलने की अनुमति दे दी है। वहीं इस प्रकरण में एक बात समझना जरा सा मुश्किल हो गया है। पिछले वर्ष एडीएम ने ऐसा कहा था कि ये मुगलिया सवारी है, इससे ताजमहल की शान है, ये कभी ताज परिसर में बंद नहीं होगी। तो वहीं एसीएम चतुर्थ ने इसे बंद करवा दिया और फिर शुरू करवा दिया।
अब ये शुरू हुई तो कैसे? क्या एसीएम साहब को इन गरीबों पर तरस आ गया कि ये लोग बेरोजगार हैं या इसके पीछे कोई और बात है? फिलहाल मामला जो भी हो, ताज परिसर में अब सैलानी एक बार फिर से ऊंट गाड़ी की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। आखिरकार गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। 43 से 45 डिग्री सेल्सियस की तपिश में जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, जिसका एक नजारा मंगलवार को देखने को मिला जब एक मोटरसाइकिल सवार गर्मी की चपेट में आकर जमीन पर बेहोश हो गया और इसके बाद राहगीरों ने उसे संभाला। हाय रे गर्मी, कब आएगी गर्मी, कब आएगी गर्मी। गर्मी ऐसा कुछ कहना था लोगों का जब मौसम का मिजाज नर्म था। बार बार बारिश की बूंदों ने गर्मी को दबा कर रखा हुआ था, तो अब आ गई गर्मी, और ऐसी गर्मी कि शहरवासियों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। और जो भी घर से निकलता है तो उसको ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। बस कुछ ऐसा ही देखने को मिला नालबंद चौराहे के पास, जहां करीब 43 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में एक मोटरसाइकिल सवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चक्कर खाकर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरने से पहले ये मोटरसाइकिल सवार करीब 3 गाड़ियों से टकराया था और इसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। शुरू में लोगों ने समझा कि मोटरसाइकिल सवार ने कोई नशा कर रखा है, लेकिन उसकी हालत को समझते हुए पता चला कि ये गर्मी में चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने उसे बिठाकर उसकी हवा करी और उसे ठंडा पानी मिलाया, जिससे उसे कुछ राहत मिली और उसको होश आ गई। दौड़े की हालत में मिला था यहाँ पे, मतलब गर्मी से गिर पड़ेंगे। गाड़ी गिरी, इनकी 2 गाड़ियाँ पीछे और आ गई, वो भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी गाड़ियाँ गिर गई। क्या हुआ तो एकदम से दौड़े। गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं ताज न्यूज की लोगों से अपील है कि जितना हो सके गर्मी से बचाव करके चलें, समय समय पर पानी पीते रहें, जिससे तेज धूप के कारण चक्कर ना आए। वहीं हेलमेट का प्रयोग करें ताकि यदि ऐसा कुछ हो तो गिरने पर ज्यादा चोट ना लगे। बहरहाल अभी तो गर्मी की शुरुआत है, जिसके बाद सूर्यदेव अभी से ही आग बरसा रहे हैं। तो वहीं अभी ये गर्मी और क्या क्या रंग दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। तेज हवाओं के साथ अचानक से आई बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, जिसके चलते जनसाधारण को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस अंदर से जहां सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो गया, तो वहीं कई लोगों को अपने तयशुदा कार्यक्रम मजबूरन रद्द करने पड़े। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन उससे आगरा वासियों के लिए ज्यादा परेशानियां खड़ी हो गई। हाय गर्मी, उफ उफ। गर्मी से परेशान लोगों को अचानक आए मौसम के बदलाव ने खुश कर दिया। दोपहर बाद आए तेज अंधड़ के साथ बारिश की बूंदों ने जब ताज नगरी के शहरियों को भिगोया, तो गर्मी की तपिश भूलकर लोग बारिश की रिमझिम का आनंद लेने लगे। लेकिन इस अचानक बदली मौसम की करवट और तेज अंधड़ के चलते सड़क पर होर्डिंग्स और बैनर हवा में तैरते दिखे, तो वहीं कुछ लोगों के वाहन जस के तस रुक गए, क्योंकि तेज अंधड़ के कारण एक कदम भी आगे बढ़ पाना किसी भी राहगीर के लिए संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदों की फुहारों ने लोगों के चेहरे पर अपनी ठंडक का एहसास कराया, तो लोग सब कुछ भूलकर इस बेमौसम बरसात का आनंद उठाते देखे गए। इस मौसम के बदलाव के कारण कुछ शहरियों को परेशानी भी उठानी पड़ी। इनमें से खास उन लोगों के चेहरे पर खींच देखने को मिली जो पहले से अपने किसी प्रोग्राम में जाने का मन बना चुके थे या खुद ही किसी कार्यक्रम के आयोजक थे। बहरहाल कुछ भी हो, मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण फिलहाल तेज गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।